ये 27 रुपये खर्च करके 60 लाख को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसमें अवेयर नहीं है। इंडिया में 1 से 3% लोग ही केवल अपने घर का इंश्योरेंस कर रहे हैं। आप लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन मकान लेते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। उस करोड़ को 20 साल लगा बनाने में और 20 मिनट में वो जल के राख हो गया। औसतन देखा जाए तो 1 लाख रुपए पर आपका 10 रुपए का सालाना प्रीमियम आएगा। अब मेरा मकान जल गया, स्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, जो सोसाइटी का बीमा है उसमें तो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या इनका भी क्लेम लिया जा सकता है और क्लेम लेने का तरीका क्या है? एक तो बर्निंग के बाद में उसमें तो ये क्लॉज रहता है कि जितने दिन आप घर से बाहर रहेंगे उसका रेंट भी रिम्बर्स करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने होम इंश्योरेंस ले लिया, हाउसिंग इंश्योरेंस ले लिया? भाई मेरे ही घर में थोड़ी आग लगेगी। गर्मी का मौसम अपने चरम पर है और इसके साथ ही शॉर्ट सर्किट और एसी ब्लास्ट जैसी खबरें डराने लगी। इंदिरापुरम और दिल्ली की हालिया घटनाओं ने हमें एक बहुत बड़े खतरे के प्रति आगाह किया है। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी एक घर खरीदने में, उसे सजाने में, संवारने में, लेकिन महज कुछ ही मिनटों की आग और सब कुछ राख हो गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इंदिरापुरम की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी से ऐसी एक डरावनी तस्वीर सामने आई। यहां एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते 8 फ्लैट जलकर खाक हो गए। लेकिन सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? जिन लोगों के आशियाने जले उनमें से ज्यादातर के पास होम इंश्योरेंस नहीं था। यानी अब घर की मरम्मत से लेकर घर के सामान तक का पूरा खर्चा उन्हें अपनी जेब से फिर उठाना पड़ेगा। क्या आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे? यह कोई इकलौती घटना नहीं है। हाल ही में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। वहां एयर कंडीशनर यानी एसी में ब्लास्ट होने के बाद भयंकर आग लग गई। गर्मी में हम अपनी राहत के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन या ओवर हीटिंग से, एसी के पुराने होने से ये बम में तब्दील होकर फट सकते हैं। लक्ष्मी नगर की घटना ने बताया कि आग लगने के लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत नहीं, महज एक शॉर्ट सर्किट काफी होता है। और जब ऐसी दुर्घटना होती है तो नुकसान सिर्फ दीवार का नहीं बल्कि अंदर रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गहनों का भी होता है। लोग 50,000 के मोबाइल का बीमा कराते हैं, लाखों की कार का बीमा कराते हैं, लेकिन करोड़ों के घर को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि होम इंश्योरेंस बहुत महंगा पड़ता है। सच तो यह है कि अगर आपके घर की कीमत 50 लाख है तो उसका सालाना बीमा महज 2 से 3 हजार रुपए के बीच पड़ सकता है, यानी महीने के 200 रुपए से भी कम। इतने में तो आप अपने मोबाइल या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। लेकिन यह छोटा सा निवेश आपको आग, भूकंप या चोरी जैसी आपदाओं में लाखों का सुरक्षा कवच देता है। आज इसी गहन मुद्दे पर, इसी सीरियस मुद्दे पर चर्चा के लिए जानकारी लेंगे एमएस प्रसाद सर। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप होम एक्सपर्ट हैं, हाउसिंग एक्सपर्ट हैं, इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग कहां गलती और चूक कर रहे हैं और कैसे इसको समय रहते सुधारा जा सकता है। navbharattimes.com एनबीटी ऑनलाइन के हमारे बिजनेस एडिटर शिशिर चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम प्रसाद सर का ही सीधा रुख करते हैं, उनसे समझेंगे। प्रसाद जी, क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने होम इंश्योरेंस ले लिया, हाउसिंग इंश्योरेंस ले लिया? भाई मेरे ही घर में थोड़ी आग लगेगी। बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने उठाया है जिसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस की कमी है। मैं एक सिंपल बताऊं, जो घर जो है ना, सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्या वो सुरक्षित है? पहला क्वेश्चन आता है। हम गाड़ी का बीमा अनिवार्य रूप से करते हैं, पर करोड़ों का घर बिना बीमा के छोड़ देते हैं। क्या ये समझदारी है? एक छोटी सी चिंगारी वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकती है। बीमा उस जोखिम का समाधान होता है। स्टार्ट करता हूं, जो आपने बोला है कि बहुत ही अच्छा मुद्दा लेके आए कि लोग घर में 50 लाख रुपए लगा रहे हैं। 50 लाख रुपए का घर, जो बेसिक घर है, लेते हैं, फिर उस पे 10 लाख का इंटीरियर करते हैं। 60 लाख का चीजों को, और 60 लाख के चीजों का वो इंश्योरेंस कर ले तो इंश्योरेंस में तकरीबन 10,000 का केवल खर्च होता है ईयरली। पर डे का कॉस्टिंग निकालेंगे तो 27 रुपये आता है। ये 27 रुपये खर्च करके 60 लाख को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसमें अवेयर नहीं है। अब अवेयरनेस की क्या कमी है? लोग इंश्योरेंस तो लेते हैं, जैसे आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे लेट से कि आपने 50 लाख का होम लोन लिया तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपका पर्सनल इंश्योरेंस कर देंगे।
आपका एक टर्म इंश्योरेंस कर देंगे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कल के डेट में ये व्यक्ति हमारा कस्टमर अगर नहीं बचता है तो हमारा लोन का रिपेमेंट कैसे होगा। तो उन्होंने, बैंक वाले ने तो अपना लोन को इंश्योरेंस कर लिया। आप जो घर लिए हैं, आपने अपने घर का भी तो इंश्योरेंस नहीं किया। पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि जो आपने घर लिया है ना, उसका इंश्योरेंस आपको एडिशनली करना पड़ेगा। जो बैंक को आपने जो लोन पे इंश्योरेंस किया, वो बैंक अपने लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका इंश्योरेंस लिया है, जबकि वो अच्छा अमाउंट होता है। लेट से कि 50 लाख का अगर लोन लेते हैं कि 2, 2.5 लाख, 3 लाख का उसका इंश्योरेंस होता है। लेकिन वही घर अगर आपके पास रहता है और आप उसमें 10 लाख रुपया और एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, 60 लाख के घर को, जो डे टू डे, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, एसी होते हैं, फ्रिज होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, सामान होते हैं, जिसको बर्गरी, ब्लास्ट, फायर, छोटे छोटे इंसिडेंट से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसका कॉस्ट बिल्कुल ही बहुत ही मिनिमम होता है। आप समझिए जो जितना टोटल कॉस्ट प्रॉपर्टी का आपका होगा 60 लाख का, उसका 0.17% ही केवल आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे, इंडिया में 1 से 3% लोग ही केवल अपने घर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, जबकि वही डेवलप कंट्री में अगर जाते हैं तो वहां पे 99% लोग अपने घर का इंश्योरेंस करते हैं। तो हम लोग कितने पीछे चल रहे हैं। जब एक इंश्योरेंस होता है, जो सोसाइटी या आरडब्ल्यू इंश्योरेंस करवाती है, लेकिन वो इंश्योरेंस स्ट्रक्चर क्या करवाती है। मैं यहाँ पे होम इंश्योरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होम इंश्योरेंस तो ये होगा कि स्ट्रक्चर का होता है, जो आपने फाइलिंग वगैरह किया स्ट्रक्चर का, उसकी अगर डैमेजेज होती है तो आरडब्ल्यू एक इंश्योरेंस कर लेता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन एडिशन टू दैट, आप समझ में लगो 20% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट का आपका आज के इंटीरियर का कॉस्ट हो जाता है, उसका आपने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। आप जैसे इंदिरापुरम का आपने एग्जांपल दिया, जो भी फ्लैट्स थे ना, हाई एंड मनी वाले के करोड़ों के फ्लैट्स थे, उस करोड़ों को 20 साल लगा बनाने में और 20 मिनट में वो जल के राख हो गया। जो चीज आपने 20 साल में बनाया और 20 मिनट में राख हो गया, उस 20 मिनट राख होगा, उसके लिए आपने 20 मिनट भी नहीं लगाया होगा सोचने के लिए कि इस प्रॉपर्टी को कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हम अवेयर नहीं थे, या हमको ये पता था कि हमारी सोसाइटी आरडब्ल्यू जो है ना, हमारे इंश्योरेंस कर रखे हैं, बट ये नहीं पता था कि इंश्योरेंस हमारे इंटीरियर की नहीं थी, वो हमारे स्ट्रक्चर्स की इंश्योरेंस थी। तो हमारे में अवेयरनेस की कमी है। मैं जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी आपके हैं, मैं सबके लिए निवेदन करता हूँ, एक बार आप एनालिसिस करिए, और एनालिसिस करने के बाद आपकी जितने भी कॉस्ट की प्रॉपर्टी है, उस सम एश्योर्ड का आप एक इंश्योरेंस लीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर दीजिए। आप कहीं भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने पे जाइए, लॉक करके जाइए, आपका घर सुरक्षित है। बलगड़ी से सुरक्षित होगा, फायर से सुरक्षित होगा, एसी ब्लास्ट हो जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, किसी भी रीजन से फायर होती है, आपका डिमोलिशन होता है, आपका वो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। मैं अब आता हूं शिशिर सर के पास और उनसे जरा कुछ डेटा और आंकड़े और जो मनोस्थिति होती है वो समझने की कोशिश करूंगा। शिशिर जी, 2 चीजें प्रसाद सर ने बताई जो घर खरीदने के लिए जरूरी होती हैं। पहला कि आपने लोन लिया, लेट्स से कि आपने 50 लाख का लोन लिया, और जिन्होंने लोन लिया खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो जो शेष बची हुई बैंक की प्रिंसिपल अमाउंट है वो उस इंश्योरेंस की वजह से पे कर दी जाएगी अगर आपने लिया है। और दूसरी चीज होती है कि आप अपने घर की पोजीशन ले चुके हैं, आपने इंश्योरेंस करा लिया है, घर के स्ट्रक्चर का भी, घर के सामानों का भी। लेकिन हमारे भारत में ये मेंटालिटी होती है, हर किसी से भी कहें कि भाई आपने इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया, तो फिर उसका सवाल यही होता है कि अच्छा मैं इतनी प्रीमियम की रकम दूंगा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। अच्छा अगर रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो मैं हर साल इतना क्यों देता रहूं। ये क्या है? देखिए, इसमें सरकार भी इस बात से अवेयर है, बीमा क्षेत्र के जो नियामक हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी इस चीज़ से वाकिफ़ है। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने बीमा को उस समय तक 1% से कम लोगों के पास जीवन बीमा और पर्सनल मतलब जिसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कहते हैं वो होता था। तो उन्होंने बचत खाते पर 2 बीमा योजनाएं शुरू की थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक और बीमा योजना, अटल बीमा योजना। नहीं, वो दूसरी थी। अच्छा। एक थी जीवन ज्योति बीमा योजना, वो लाइफ इंश्योरेंस थी, उसमें 200 या 300 रुपए, पहले 200 था, अब बढ़ के 300 रुपए हुआ है, 280 रुपए। वो प्रीमियम लगता है साल का।
और उसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। और एक होता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसमें तो 80 रुपए लगते हैं, बहुत कम। तब ढेर सारे लोगों ने इसमें करवाया, तब जाके इतने लोगों को बीमा मतलब जीवन बीमा का कवर मिल पाया। अब आते हैं जैसे मकान पे, तो मकान के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं है। आप लैपटॉप लेते हैं, लैपटॉप का इंश्योरेंस करवाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मोबाइल फ़ोन का इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन मकान लेते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। एक तो उसमें ये रहता है कि ये फालतू चीज़ है बीमा। मकान का बीमा एक फालतू चीज़ है। हमारे मकान को वेस्टेज है। हाँ, कौन क्या कर सकता है, बर्बादी है। अब यही सोचिए कि इंदिरापुरम में एक मकान में आग लगी और वो देखते देखते 8 मकानों को अपने जद में ले लिया। अब वो सोचे कि ये तो फालतू चीज है, लेकिन उसका जल गया, उसमें अब कौन बचाएगा। अच्छा, मेरी कल ही बात हुई थी बजाज जनरल इंश्योरेंस के जो मतलब चीफ अंडर राइटर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड पॉलिसी IRDAI ने एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लॉन्च की है, उस पॉलिसी का नाम है गृह रक्षा। तो उस गृह रक्षा जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो सबके लिए है। वो गृह रक्षा पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कोई ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। उन्होंने बताया कि औसतन देखा जाए तो 1 लाख रुपए पर आपका 10 रुपए का सालाना प्रीमियम आएगा। मान लिया जाए आपका मकान 10 लाख का है तो 100 रुपए का सालाना प्रीमियम आएगा। आपका 50 लाख का मकान है तो 500 रुपए का सालाना प्रीमियम। ये स्टैंडर्ड मतलब पॉलिसी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसी में आप यदि एड ऑन जोड़ते जाते हैं, अब एड ऑन में क्या हो गया, तो आपके गैरेज में कार खड़ी है, मकान में आग लगेगी तो गैरेज में भी आग लगेगी। कार नष्ट हो जाए तो वो कार का यदि आप चाहते हैं प्रतिपूर्ति या उसका मुआवजा आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से देना होगा। इसी तरह गोदाम में जो सामान है वो जल जाए तो उसके लिए आपको अलग से देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि घर में जो वैल्यूएबल्स हैं, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में वैल्यूएबल्स को शामिल नहीं किया जाता, जो वैल्यूएबल्स हैं 10 लाख की ज्वेलरी है या कुछ महंगे उपकरण हैं, उसको शामिल करना चाहते हैं तो उसको आप डाल सकते हैं, तो उसमें आपको एडिशनल कॉस्ट देना होगा। लेकिन लंबा चौड़ा कॉस्ट नहीं है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 10% 20% बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप एक स्टैंडर्ड पॉलिसी भी ले लेते हैं, लाख रुपए पे 10 रुपए सालाना भी यदि आप दिए होते, तो यदि जिनका 2 करोड़ का मकान जला, 2 करोड़ में से 50 लाख का, चूंकि 2 करोड़ आपका मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू के बराबर बीमा नहीं मिलता। स्टैंडर्ड बीमा मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होता। वो देखा जाता है कि आपके मकान की वो उस समय बनाने की कॉस्ट कितनी है, उस पर भी मिलता है। लेकिन अब जबकि एड ऑन का जमाना आ गया तो कुछ बीमा कंपनियां इस तरह के बीमा पॉलिसी भी देती हैं कि आप मार्केट वैल्यू पे आपको वो इंश्योरेंस कवर मिलेगी, तो उसका थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लगेगा। ठीक बात है, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपके मन की शांति कितनी बड़ी मिलेगी। अब देखिए कि वो जो इंदिरापुरम वाले थे, वो एक परिवार इस तरह से रो रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने मकान खरीदा 2.5 करोड़ में, और उसमें 50 लाख रुपए हमने इंटीरियर में लगा दिए। अब मेरा मकान जल गया, स्ट्रक्चर तो बचा हुआ है, जो सोसाइटी का बीमा है उसमें तो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। अब उन्होंने बात की अपने इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट से, तो वो बोल रहा था कि आपके मकान में इतनी क्षति हो गई है कि 1.5 करोड़ रुपए का कम से कम खर्च आएगा। अब वो परेशान है कि 1.5 करोड़ रुपए हम लाएं कहाँ से। अब उनका मकान जल गया, वहाँ रह नहीं सकते, तो उन्होंने किराए पे मकान लिया है। किराए पे लग रहा है 35,000 रुपये। 35,000 रुपये हर महीने वो किराए पे देंगे। उसके बाद यहाँ 6 महीने मकान बनवाएंगे, और वो 10,000 या 20,000 रुपये प्रीमियम दे दिए होते, तो आज देखिए उनके मन में कितनी शांति होती। प्रसाद सर, प्रीमियम कम है इस होम इंश्योरेंस का, इस वजह से बीमा कंपनियां इसको प्रमोट नहीं करती कि उनकी कमाई नहीं होती है, कम प्रीमियम पर ज़्यादा उनको चुकाना पड़ता है अगर किसी तरह का नुकसान होता है। एक तो ये जानना चाहूँगा। दूसरा ये कि भाई मैंने घर खरीद लिया, 5 साल 10 साल से मैं रह रहा हूँ, इंश्योरेंस मैंने नहीं कराया, तो क्या अभी फिर से इंश्योरेंस करा सकता हूँ? देखिए, सबसे पहले बीमा खर्च नहीं है, बीमा सुरक्षा है, और ये सुरक्षा आपके भविष्य को बचाती है। अब कार आप लेते हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख के कार्ड लेते हैं, तो पहले दिन आपका इंश्योरेंस हो जाता है, फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी वगैरह का इंश्योरेंस। क्यों हो जाता है इंश्योरेंस?
क्योंकि आप लीगली कहीं ना कहीं बॉन्ड है, जब पुलिस वाले के चालान न कट जाए, किसी रेड लाइट पर पकड़े जाकर चालान कट जाए। देखिए, आप कोई भी गैजेट ले रहे हैं आज के डेट में, जैसे सीसी सर ने बोला गैजेट कोई सा भी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। घर में आरओ भी लगाते हैं 10,000 का, तो उसका मेंटेनेंस जाता है ईयरली। जी लेकिन वहीं जब 50 लाख का मकान लेते हैं तो आपको लगता है कि ये ईंट है और ये स्टील है, कभी कुछ नहीं होना है। सर, मैं रोकना चाहूँगा यहाँ। 50 लाख में कहीं कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली एनसीआर में एवरेज मकान की कीमत 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई है। वो मैं नॉर्मल आम आदमी के मकान की बात कर रहा हूँ। लग्जरी मकान तो 10 करोड़ का है। करोड़ रुपए से नीचे तो 2 BHK है ही नहीं सर। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एफोर्डेबल की बात कर रहे थे, एफोर्डेबल वगैरह में तो अफोर्डेबल एक से कितने मतलब बिल्डर वही बनाते दिल्ली हैं? से बाहर भी जो लोग रहते हैं आज की तारीख में, दिल्ली से बाहर स्टेट कैपिटल को छोड़ के अगर हम बी ग्रेड सिटी को अगर देखें, वहां पे मुझे लगता है 50 लाख तक कम हो जाता होगा। हम सभी व्यूअर्स की बात करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल पब्लिक को पता चल जाए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स होते हैं जो 1 करोड़ या 2 करोड़ वाले वो तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, तो शायद वो हमारे से ज्यादा जानते भी होंगे, क्योंकि ज्यादा नॉलेज होता है वो तो जाकर के ये ब्रेक होती है रूल। आप देखिएगा बड़े बड़ी जो गाड़ियां होती है ना, तो उसकी इंश्योरेंस पहले क्यों 5 साल का कर दिया जाता है कि उसको पता है कि गाड़ी एक बार रोड पे आ गई ना, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं करवाता उसका, क्योंकि बड़ी की अपनी सोच से कोई फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, कोई थार पे चल रहा है, तो उसको तो कोई वैसे पुलिस वाला नहीं रोकता है। तो ये सब कानून हमारे लिए होते हैं, छोटे लोगों के लिए होते हैं। दूसरा, जो पब्लिक अवेयरनेस की बात है, पहले एक LIC हुआ करता था, लाइफ इंश्योरेंस समझा। उस लाइफ इंश्योरेंस में एक एड ऑन हुआ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आने के बाद फिर एक जनरल इंश्योरेंस आ गई, जनरल इंश्योरेंस में फिर आ गया हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आ गई टर्म इंश्योरेंस, अरे सॉरी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। अब चूंकि लोग अवेयर हो रहे हैं, इसकी मार्केटिंग नहीं हुई है, तो आपको खुद, क्योंकि इसमें जो आपने बोला था कि प्रीमियम एक छोटा अमाउंट होता है, उस प्रीमियम पे कमीशन भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए कोई एजेंट ना आगे बोलता है ना उसकी सेलिंग होती है। जिसमें एडवांटेज जिस एजेंट को ज्यादा होती है उस चीज को ज्यादा सेल करेगा मार्केट में। तो उसको लगता है कि अगर 50 लाख या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर बरगलित इंश्योरेंस वगैरह करता भी हो ना, तो हमारे को 10,000 का प्रीमियम होगा। 10,000 प्रीमियम के लिए 5 बार उसके यहाँ दरवाजे पे जाना पड़ेगा, और अगर उसका आग लग गया, उसके बाद वो 10 लाख 50 लाख निकालने के लिए हमको कई बार इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर जाना पड़ेगा, ये सर्वे करवाओ, वो सर्वे करो। इसलिए एजेंट अपना इंश्योरेंस बेचती नहीं है वो चीज को। उसको 10,000 की जगह कई मल्टीपल में 1 लाख 2 लाख का प्रीमियम मिलता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो हमें सेल्फ शुरू हो, तो हमें जो भी बैंकिंग सेक्टर है ना, जो जिस टाइम आप होम लोन लेने के लिए जाते हैं, उस टाइम में जब वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस कर सकता है, तो वो भी इसी तरह के इंश्योरेंस को भी एड ऑन करते हैं कि आपकी जब हैंड ओवर होती है, कि जैसे आपने 25 साल का आपने प्रीमियम पे करने का, EMI पे करने का लिया है 50 लाख रुपए का, इस 50 लाख में 2 लाख का तो आपका लाइफ इंश्योरेंस है। आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होगा तो EMI वहां से निकाल लेंगे। साथ में जो 20% आप एड ऑन करोगे घर को बनाने में ना, उसके भी जो कंटेंट गुड्स वगैरह जो आप लगाएंगे, उस कंटेंट्स का भी हम इसमें 20,000 का इंश्योरेंस कर देता हूँ। सब हैप्पीली लेगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि 20,000 में लगता है कि उसको जो डिपॉजिट है बचत होगी, या वो इसमें नहीं आना चाहता, तो बोलते हैं मैं लोन बेचूं या फिर इंश्योरेंस बेचूं। सब बोलेंगे इंश्योरेंस बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉ लिटिगेशन से, ऑल्दो RBI मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, लेकिन तब भी बैंक वाले इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, आपको प्रटेंड करेंगे कि भाई मैंडेटरी आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। और हम लोग लेते भी है। 50 लाख का होम लोन लेते हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है हमको, और हम 55 लाख का EMI पे करते हैं ओवर। जो लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि सर हमको 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं लेना है। प्रसाद सर, मैं आता हूँ इस पॉइंट पर कि सपोज कीजिए, एक तो इसको आप क्लियर करेंगे कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे घर में आग लग जाए, सब कुछ खाक हो जाए तभी हम इस इंश्योरेंस को क्लेम करें। छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं कि भाई घर के अंदर कोई चोर घुस आया, उसने कुछ कीमती सामानों को वो लेकर चला गया, या फिर छोटी सी बात है लेकिन है बहुत बड़ी कि भाई अचानक से हाई राइज बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात हो या फिर अगर जनरेटर पर बिजली आ रही है, तो उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खत्म हो जाए, खराब हो जाए।
तो क्या इनका भी क्लेम लिया जा सकता है और क्लेम लेने का तरीका क्या है? ये सर सवाल इसलिए क्योंकि भाई आपकी किसी की गाड़ी अगर चोरी होती है तो आपको थाने में पहले तो चक्कर लगाने पड़ते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के। एफआईआर आपने दर्ज करवा ली तो फिर पुलिस 6 महीने साल भर लगा देती है ये देने में कि भाई हम आपकी गाड़ी ढूंढ नहीं पाए। उसके बाद फिर आपकी कीमत के हिसाब से पुलिस जब लिख कर देती है कि भाई गाड़ी ढूंढ नहीं पाए, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से भिड़ते हैं कि हाँ आपकी गाड़ी चोरी हुई, आपकी चाबी खोई तो नहीं थी, कहीं पता चलेगी खोई हुई चाबी से कोई गाड़ी लेकर चला गया। तो कई सारे सवाल होते हैं। तो भाई जब गाड़ी लेने में इतने ज़्यादा झंझट होते हैं उसका इंश्योरेंस क्लेम करने में, अगर मेरे घर का एसी खराब हो गया फ्लक्चुएशन की वजह से या कोई मेरा एक टीवी घर के अंदर ताला तोड़कर चोर ले गया, तो मैं कैसे क्लेम लूंगा सर? सर मैं एक बार इसको और थोड़ा डिफाइन करता हूँ और ठीक लेंगे। जब आप घर में इंश्योरेंस करते हैं ना, दो चीज का इंश्योरेंस होता है। एक तो आपका स्ट्रक्चर्स का इंश्योरेंस होता है जो ऑलरेडी आपके आरडब्ल्यू ने किया हुआ या ना बैंक ने किया कंस्ट्रक्शन के टाइम में, जो आपके विद इन द कारपेट एरिया में जो बाउंड्री वॉल के अंदर में आपके जितने भी लगे थे सामान है, चाहे वो एसी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रिज हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, या हाउस होल्ड हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, सोफा हो सकते हैं, बेड हो सकते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी फर्नीचर फिक्चर प्लांट मस्तरी सब कवर हो जाते हैं। आपके यहाँ मेड भी काम करती है, आपके यहाँ बहुत सारे लोग का आना जाना रहता है। आप ज्वेलरी अगर 1 लाख 2 लाख का ज्वेलरी है तो उसके लिए लॉकर आप जाकर नहीं रखते, लॉकर में जाकर नहीं रखते, घर में ही रखते हैं। एक मिडिल लेवल की फैमिली ये सोचते हैं कि जब लॉकर में जाकर रखूंगा तो लॉकर का भी आजकल पता ही कितना इंसिडेंट होता है, पता चला लॉकर ही नहीं मिला या वहां से भी थेफ्ट हो गया। तो लोग मोस्टली मिडिल लेवल की जितनी फैमिली है सब कुछ घर के अंदर रखती है, बट वहां पे ठीक क्या हो जाता है, उनको अवेयरनेस की कमी है कि जब आप बिल्डिंग 50 लाख का रेट से है तो आपका 0.10% आपका प्रीमियम आता है 5,000। कंटेंट जितने भी गुड्स है, अगर आपकी गुड्स 10 लाख रुपए की है तो आपका 0.15% लगेगा, यानी कि 1,500 रुपया लगेगा। अगर यही 10 लाख की जगह 20 लाख है तो वो 0.15 3,000 का लगेगा। उसकी बर्गरी कवर करते हैं तो बर्गरी का मैं 10 लाख मान के चलता हूँ, उसका 0.20% होता है 2,000। ये तीनों आइटम करेंगे तो सब मिलाकर के 8,500 होता है, उसका 18% जीएसटी लग गया 1,500। टोटलिटी 60 लाख का कवर कर रहे हैं केवल 10,000 रुपया। और ये 10,000 रुपया को अगर डिवाइड करेंगे 365 दिन में तो 27 रुपया पर डे का आता है। 27 रुपये पर डे में आप 60 लाख पॉकेट में लेके चल रहे हैं, समझ लीजिए आप। कुछ हो गया घर में बोले तो कोई बात नहीं, 60 लाख तो पॉकेट में है ना। जैसे आप मेडिकल क्लेम के लिए मेडिकल का 5 लाख का मेडिकल 20,000 25,000 देकर के क्या बोलते हैं, 5 लाख का मेरे पास पॉकेट में है, कोई बात नहीं 5 लाख लेके चलते हैं। उसी तरह ये कंसेप्ट हमको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। अगर 50 लाख का घर में छोड़ के आया हूँ तो 10,000 प्रीमियम में पे कर देता हूँ, 50 लाख पॉकेट में लेकर चल रहा हूँ। घर में चाहे आग लगे या पड़ोसी के घर में आग लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। जहां तक क्लेम करने की बात है, आपको सुओ मोटो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारे घर में ये आइटम है, ये एक्सेसरीज है, ये गैजेट्स हैं और इसकी टोटल इतनी वैल्यू है, और जितना वैल्यू है उस पर परसेंटेज लगा करके आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपसे पेमेंट ले लेगी, और वो ईयरली पेमेंट होती है। मेडिक्लेम का होता है ईयरली, उसी तरह ये भी ईयरली होता है। अगर खुदा ने खासा एक्सीडेंटल हो गया, किसी पड़ोसी के घर में या तो आग लग गई या आपके घर में खुद आग लग गई, किसी भी तरह वो डिमोलिश हो गया, जल गया, बर्न हो गया, एक तो बर्निंग के बाद में उसमें तो ये क्लॉज रहता है कि जितने दिन आप घर से बाहर रहेंगे उसका रेंट भी रिम्बर्स करेगी इंश्योरेंस कंपनी। सबसे बड़ा एडवांटेज बोला कि अभी इंदिरापुर में 35,000 रुपये दे करके कहीं पर अपने घर को रिनोवेट करना है, अगर इंश्योरेंस कवर्ड है तो वो रेंट भी इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है। दूसरा, आपके जितने भी बर्न हुए हैं उसके एक सर्वेयर अपॉइंट होगा। सर्वेयर जो है आपके रिपोर्ट के बेस पे, आपके एफआईआर के कॉपी के बेस पे सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद वो एस्टिमेट निकालेगा, और एस्टिमेट निकालने के बाद फिर आपके अमाउंट को आगे जाकर के प्रेजेंट करेगा और डिसबर्स करेगा, या ओवर टू पीरियड में करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल आपको क्या करता हूँ, क्योंकि मेडिकल लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मेडिकल का क्या होता है रिम्बर्समेंट, मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह यहाँ सर्वेयर के पास जाते हैं। मेडिकल में डॉक्टर एक एस्टीमेट बनाता है कि आपके इस डिजीज के लिए इतना खर्चा होना है, उसी तरह सर्वेयर एक एस्टीमेट बनाता है मेडिकल में। फिर वो एस्टीमेट बनने के बाद डॉक्टर का जो भी टीपीओ होता है अपना इंश्योरेंस कंपनी में भेजती है, और वो एक सर्टेन अमाउंट अप्रूव करती है प्राइमा फेसी। उसी तरह सर्वेयर जब कोटेशन भेजता है कि इतना का इनका बर्न हुआ, इतना का लॉसेज है, डैमेजेस है, उसके बेस पे एक एक्स अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी सैंक्शन करती है।
फिर जब फाइनल राउंड आता है, फाइनल चीज होती है, तो दोनों का क्लोजर होता है। तो इस तरह करके आपके जो भी क्लेम वगैरह है, क्लेम वगैरह डिस्पर्स होते हैं इंश्योरेंस से। जी शिशिर जी, बहुत ही आज का जानकारी परक मुझे लगता है कि सेशन रहा है। और अगर एक भी व्यूअर हमारा इंश्योरेंस अपने हाउस का कराता है तो हम अपने इस पूरी कवायद को, मेहनत को सक्सेसफुल मानेंगे। और मैं खुद निजी तौर पर एक डिस्क्लेमर देकर बता दूं कि एक घर है मेरा, लेकिन मैंने अभी तक उसका इंश्योरेंस होम नहीं कराया है। और आज प्रसाद जी की बात सुनकर, शिशिर जी आपकी बात सुनकर, शो के बाद मैं आपसे डिस्कस करके अपना होम इंश्योरेंस कराने जा रहा हूं। वो जो IRDAI ने जो गृह रक्षा पॉलिसी, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी लाई है, उसको तो कम से कम ले ही लेना चाहिए। उसमें प्रीमियम बहुत कम है और उसमें बेसिक मोटा मोटी सारी चीजें कवर होती है। वो स्टैंडर्ड पॉलिसी लाई है और उसको सारी बीमा कंपनियों को वो मानना है। क्योंकि वो बीमा क्षेत्र के नियामक ने लाया है, इसलिए उसको मानना है। उसको तो कम से कम ले ही लेना चाहिए। और आपको यदि जेब अलाउ करे तो उसमें कुछ एड ऑन भी डलवा लीजिए, अपने गैरेज की कार और भी कोई सामान, आपके घर की कीमती सामान, आपके गैजेट, सबको ऐड करा सकते हैं। प्रसाद सर, कोई क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से? सर, शिशिर सर ने बहुत अच्छा चीज बोला है कि जैसे IRDA है ना, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, IRDA ने इसी सबको मार्केट को सर्वे करके उन्होंने भारत गृह रक्षा पॉलिसी एक इंट्रोड्यूस किया था 2021 में। उसका मकसद ही यही था कि हर घर को मैं इंश्योर करूं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपके इस प्रोग्राम के बाद में जो इतने व्यूअर्स हैं, जरूर अपने घर का एनालिसिस करें और एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड करें कितना अमाउंट उन्होंने अपने घर में लगा रखे हैं, और उस अमाउंट को वो अपना इंश्योर जरूर करवाए। जाते जाते मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सुरक्षित घर केवल ताले से नहीं बल्कि सही वित्तीय योजना से बनता है। और बीमा जो है खर्च नहीं, वो सुरक्षा है। तो आप जरूर बीमा करवाएं, वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। जोखिम आने का इंतजार मत कीजिए, पहले से तैयारी की सच्ची समझदारी है। वही जो सड़क पर भी लिखा होता है कि दुर्घटना से देर भली, इसीलिए जोखिम का इंतजार मत कीजिए, नुकसान का इंतजार मत कीजिए, अपना बंदोबस्त पहले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर सर। आज धन की बात के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए आपके क्वेश्चन का और सवाल अगर है तो आगे इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।